सुप्रभात दोस्तों, मैं अंकित शर्मा। स्वागत है आपका विजाक ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम चर्चा करेंगे संस्कृत भाषा के विषय में। ये संस्कृत भाषा क्या है? देखिए, किसी भी विषय का अध्ययन करने से पहले हम उस भाषा के बारे में सामान्य जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको ध्यान में रखना जरूरी है। तो आज हम इसी के विषय में चर्चा करेंगे कि ये जो संस्कृत है क्या, भाषा क्या है, ये संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, ये शब्द कैसे बने, इन्हीं को आधार मानते हुए आज की कक्षा में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति सबसे पहले संस्कृत शब्द में समुपसर्ग है, और समुपसर्ग जहां पर है तो स्वाभाविक रूप से उपसर्ग के बाद में क्या होगा? धातु। तो इसमें रुधान धातु है इसमें ढुक्रिय धातु है, जिसे हम व्यवहारिक रूप से क्री धातु का प्रयोग करते हैं और कत इसमें पड़ते हैं। जब हम संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं तो सबसे पहले हम सम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, और सम उपसर्ग का प्रयोग करते ही हमारे दिमाग में एक सवाल होता है कि उपसर्ग क्या चीज होती है। तो पहले हम उपसर्ग के बारे में जाने तो वे शब्द या शब्दांश जो किसी धातु के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। फिर हम आगे बात करें कि ये धातु क्या होती है। तो धातु किसे कहते हैं? तो देखिए, हिंदी में जिसे हम क्रिया के नाम से संबोधित करते हैं और इंग्लिश में जिसे वर्ब के नाम से संबोधित करते हैं, वैसे ही हम संस्कृत भाषा में क्रिया को धातु के नाम से संबोधित करते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि धातु किसे कहें, इसे समझने के लिए हम कह सकते हैं कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। इसके बाद आगे विषय कत क्या है? पढ़ते हैं। अब ये पढ़ते क्या चीज है तो जानिए। पढ़ते वे शब्द या शब्दांश जो किसी विभक्ति रहित शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे पढ़ते कहलाते हैं। तो पहले हमने जाना सम उपसर्ग क्या होता है, क्री धातु क्या होती है और कत प्रत्यय क्या होता है। अब देखिए, इसमें हम सुट का आगम करते हैं। किसका आगम करते हैं? सुट का आगम। अब बात आती है ये आगम क्या होता है। आगम होता है जब प्रकृति और प्रत्यय के बीच में, मैंने एक शब्द कहा प्रकृति किसे कहा जाता है? प्रकृति किसे कहा जाता है? हम धातु को ही प्रकृति के नाम से जानते हैं। देखिए, आगम होता है ये एक मित्रवत व्यवहार करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई उपसर्ग है और धातु है, उपसर्ग और धातु के बीच में जब कोई तीसरा वर्ण आकर बैठ जाता है, उसी वर्ण को हम किस नाम से जानते हैं? आगम के नाम से जानते हैं। तो देखिए ये शब्द कैसे बनेगा। सम हमने इसमें उपसर्ग किया, क्री इसमें क्या होती है? धातु, और कत इसमें क्या होता है? प्रत्यय। कहना चाहूंगा कत प्रत्यय में तय शेष रहता है, और इसका जो प्रयोग है वो भाव अर्थ में होता है, भूतकाल के अर्थ में होता है। कत प्रत्यय के अंदर तय शेष रहता है। विशेष बात क्या है? कत प्रत्यय के अंदर तय शेष रहता है। जैसे गम में कत जोड़ा गतय बना, पट से पठित है, हस से हसित है, लिख से लिखित है। वैसे ही क्री धातु में कत प्रत्यय जुड़ने से कृत है बनता है। सम उपसर्ग हुआ, क्री इसमें धातु है, तय इसमें प्रत्यय का कत प्रत्यय का शेष रचक। अब देखना ये संस्कृत कैसे बना। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक नियम है कि सम उपसर्ग के बाद में क्री धातु से बना हुआ कोई भी शब्द हो, सम उपसर्ग के बाद क्री धातु से बना हुआ कोई भी शब्द होता है, तो हमारे सामने दो स्थितियां होती है। एक तो हम इस मैं का क्या कर देते हैं? अनुस्वार कर देते हैं। मैं का क्या कर देते हैं? अनुस्वार।
और दूसरी स्थिति है कि दोनों के बीच में हम दंते से का आगम कर देते हैं। किसका आगम कर देते हैं? दंते से का आगम। तो देखिए सम उपसर्ग के बाद में क्री धातु से बना हुआ शब्द है, तो क्या करेंगे, इसमें का हमने क्या कर दिया, अनुस्वार कर दिया, और इन दोनों के बीच में किसका आगम कर दिया, से का, और आगे है क्री। ऐसे हमारे सामने क्या आया, संस्कृत शब्द बना। ठीक है, तो अब आगे हम चर्चा करेंगे, इस व्युत्पत्ति के आधार पर इस संस्कृत शब्द का अर्थ क्या होता है। तो हम जानेंगे कि जो सम उपसर्ग होता है, सम उपसर्ग का अर्थ होता है अच्छी प्रकार से, या सम उपसर्ग का अर्थ होता है भली प्रकार से। कहने का तात्पर्य है कि अच्छी प्रकार से क्री, क्री मतलब करने वाली, परिष्कृत करने वाली, संस्कारित करने वाली, शुद्धिकरण करने वाली, और कथ प्रत्यय का प्रयोग हम भूतकाल के अर्थ में भाव अर्थ में लेते हैं। तो इसका व्युत्पत्ति के आधार पर इसका अर्थ क्या होगा, परिष्कृत करने वाली, या हम कहें परिमार्जित करने वाली, या कहें संस्कारित करने वाली, या कह सकते हैं परिनिष्ठित करने वाली जो भाषा है उसे ही हम क्या कहेंगे, संस्कृत भाषा। अब हम बात करते हैं संस्कृत के बाद में हमारे सामने एक शब्द है भाषा। ये भाषा क्या चीज होती है, इसके विषय में भी थोड़ा सा हम जानेंगे। भाषा एक साधन है, एक माध्यम है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, भाषा है। जैसे हिंदी एक भाषा है, वैसे ही संस्कृत भी एक भाषा है, और इस भाषा के विषय में थोड़ा सा हम देखेंगे। भाषा जो शब्द है ये संस्कृत की भाष धातु से बना है। किस धातु से बना है, भाष धातु से बना है, और जिसमें प्रत्यय हुआ, और हम इस भाष शब्द को या भाषा शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम इसमें एक प्रत्यय का और प्रयोग करते हैं, जिसे हम टाप प्रत्यय कहते हैं। भाष इसमें धातु है, अच प्रत्यय होता है। अच प्रत्यय में चय की संज्ञा हो जाती है, और शेष क्या बचता है, अशेष बचता है। टाप प्रत्यय में टय की संज्ञा हो जाती है, और टय की संज्ञा हो जाती है, और दोनों का लोप होकर इसमें क्या शेष बच जाता है, आशेष बच जाता है। अब देखिए शब्द कैसे बना, भाष धातु है, और भाष धातु में हमने अच प्रत्यय का अशेष मिलाया तो भाष बना, और जब स्त्रीलिंग बनाने के लिए इसमें टाप प्रत्यय का प्रयोग किया तो ये शब्द क्या बन गया, भाषा। देखिए टाप एक स्त्री प्रत्यय है, और किसी भी पुल्लिंग शब्द को हम स्त्रीलिंग में बदलने के लिए हम स्त्री प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। इसके बाद इसका एक अर्थ आए जिसे हम कहते हैं भाष वक्तायाम वाची। भाष वक्तायाम वाची अर्थात वक्तायाम बोलने के अर्थ में। अतः हम कह सकते हैं कि भाष धातु का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है विचार प्रकट करना। क्या होता है, विचार प्रकट करना। अब हमारे मन में एक सवाल उठता है कि ये विचार क्या होता है, हम इस विचार को किस नाम से संबोधित या क्या कहेंगे विचार। तो मैं कहना चाहूंगा जो विचार होता है ये विचार एक अध्वन्यात्मक इकाई मानी जाती है। क्या होती है, अध्वन्यात्मक इकाई। विचार क्या होती है, अध्वन्यात्मक इकाई। या हम कहें कि ए हुआ और आगे ध्वनि और आगे आत्मक। ए जो उपसर्ग होता है इस उपसर्ग का प्रयोग हम निषेध अर्थ में करते हैं, तार नहीं। और ध्वनि का जो अर्थ होता है वो होता है आवाज, और आत्मक का अर्थ होता है स्वरूप दिए हुए। क्या अर्थ होता है, स्वरूप दिए हुए। अतः हम कह सकते हैं कि मनुष्य के मन की वह ध्वन्यात्मक इकाई या मनुष्य के मन की वह भाव जो आवाज नहीं करे, अर्थात क्या कहेंगे, मनुष्य के मन के वह भाव जो आवाज नहीं करता उसे हम क्या कहते हैं, विचार कहते हैं।
उसे क्या कहेंगे, विचार कहते हैं। अतः हम इसको समझें, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ या बोल रहा हूँ, और मेरे जो मन के भाव हैं वो आप जब तक नहीं समझ पाओगे जब तक मैं उसे आवाज का रूप नहीं दूं। अर्थात मेरे मन के जो भाव है या आपके मन में जो भाव है उसे मैं नहीं जान पाऊंगा जब तक हम उसे आवाज का रूप नहीं दे देते हैं। तो देखिए, इसी आधार पर हम कहेंगे कि मनुष्य के मन के, अर्थात इसका परिभाषा क्या देंगे कि जब मनुष्य या किसी व्यक्ति के द्वारा अपने मन की बात विचार या अभिव्यक्ति दूसरों तक और दूसरों के मन के भाव विचार और अभिव्यक्ति स्वयं तक पहुंचाने में जो साधन काम में लेते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। एक बार मैं पुनः आपको थोड़ा बता दूं कि भाषा क्या होती है। इसमें 3 क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना। जब संस्कृत भाषा की व्युत्पत्ति की बात आती है तो सम इसमें उपसर्ग है, क्रिया इसमें धातु है और कत इसमें प्रत्यय है, ये इसका अर्थ होगा। भाषा शब्द में भाष धातु है, अच इसमें प्रत्यय हुआ है और पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए हमने ता प्रत्यय का प्रयोग किया। भाष वक्तव्यवाची, इसका अर्थ होता है विचार प्रकट करना। विचार हम कहते हैं मनुष्य की ध्वन्यात्मक इकाई, जिसे हम आवाज का रूप धारण करा दें तो वह क्या हो जाता है, भाषा। कह सकते हैं कि जब मनुष्य अपने मन के भाव और विचार दूसरों तक और दूसरों के मन और भाव विचार या अभिव्यक्ति स्वयं तक पहुंचाने में हम जो साधन काम में लेते हैं उसी साधन को हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। आशा करता हूं कि आप इसे बहुत अच्छे से समझे होंगे। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।